हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम बढ़ते हैं आज अपना नेक्स्ट क्लास की ओर, जो कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला टॉपिक है समास। देखते हैं समास क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं समास के भेद कितने होते हैं। समास के अपने आप में भेद होते हैं 6। पहला हो गया कौन सा? अव्ययी भाव समास। दूसरा हो गया तत्पुरुष। तीसरा हो गया कर्मधारय। चौथा होगा द्विगु। पांचवा हो गया द्वंद्व। छठा होगा बहुब्री। ठीक है। और जो तत्पुरुष समास है इसके क्या भेद होते हैं अपने आप में? 6। यानी कि जितने भी आपने कारक पढ़े होंगे तो कारक का एक तो पहला छोड़ दो और 8वां, बाकी सारे किसके भेद हैं? तत्पुरुष समास के, यानी 2 से लेके 7 तक। तो 6 बज के बीच में तो यही है वो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इनकी जो विभक्ति लगेगी वो याद होने चाहिए सारे कारक समास पढ़ने से पहले। ठीक है। और जो द्विगु समास होता है ये शायद आपके में आएगा नहीं, द्वंद्व। ठीक है। ये द्वंद्व होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, ये आगे बताएंगे आपको। द्वंद्व 3 प्रकार के होते हैं, बहुत कम चांस है आपके में आने के, ज़्यादा डीप हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। समास पढ़ रहे हो तो समास का अर्थ मालूम होना चाहिए। समास का अर्थ होता है क्या? संबंध, सरल, उदाहरण या संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, यानी कि ऐसी बात जिसको आप बहुत ही छोटे रूप में कह सको, यानी कि समास का अर्थ क्या हो गया? संक्षेप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यथा रुचि में कौन सा समास है? यानी कि हमें क्या देखना है? यथा रुचि में कौन सा समास है। सबसे पहले हम जाएंगे किसके पास? यथा। अगर ये शब्द किसी शब्द के आगे लगा हुआ है तो तुरंत देखते ही लगा देना है कौन सा समास? अव्ययी भाव। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? यथा रुचि में कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव। अब आ गया यथा समय। यथा समय, तो यथा के साथ क्या जुड़ रहा है? समय। तो अब कौन सा समास हो जाएगा? अब भी कौन सा समास है? यथा समय में हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गए थोड़े से ऑप्शन इसके। तो यथा समय में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 4th। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और वह किस प्रकार का समास कहलाता है। यानी कि जिस भी समास का पूर्व पद कैसा हो? अव्यय, वो क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। देखो अव्यय ही इसमें आ रहा है, अव्ययी भाव समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हर रोज। जितने भी समास है सबके एक एक करके उदाहरण है, पहले अव्ययी के हैं फिर अगले के हैं। अगला है हर रोज, यानी कि हर रोज जब आप पढ़ोगे तभी जाके पास हो पाओगे। हर ऐसा शब्द हो गया अव्यय। हर क्या है? अव्यय शब्द है। हर रोज लग गया तो ये कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भर पेट, यानी कि आपको क्या देखना है? भर पेट। ये कौन सा समास हो गया आपका? अव्ययी भाव समास। भर पेट में भी समास हो गया आपका अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन है यथा स्थान। देखो अभी यथा समय भी आ चुका है, यथा रुचि भी आ चुका है, अब आ गया यथा स्थान। तो यथा तो आ रहा है, यथा स्थान में कौन सा हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आजीवन। आजीवन, अब क्या देखना है आपको? आ। यदि आ किसी शब्द के आगे जुड़ रहा है, आ कैसा शब्द है? अव्यय, तो ये कौन सा समास हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास। यानी कि अव्यय वो शब्द होते हैं जो किसी के साथ जुड़कर उनका अर्थ नहीं बदल दे। ठीक है, यानी कि न लिंग पे न वचन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो फिर आजीवन, यानी कि आजीवन, आ लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी देखो कहाँ है? अव्ययी भाव समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आजीवन, ऑप्शन नंबर ए। यही देखो कितनी बार आया यही शब्द। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फिर आ गया यथा संभव। यथा समय था, अभी थोड़ी देर पहले यथा रुचि भी आ चुका है,
अब क्या बना दिया, यथासंभव। कौन सा हो जाएगा समास, अवयवी भाव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति। यथा देखो बस, ठीक है, यथाशक्ति कौन सा समास हो गया, अवयवी भाव। ये भी यथाशक्ति कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अवयवी भाव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, यानी कि कौन सा समास है जहाँ पर जो समस्त पद हैं वो किसका काम करते हैं, क्रिया और विशेषण का। तो ये समास कौन सा है, अवयवी भाव। इस बात को नोट कर लेना कि जो समस्त पद होते हैं ना इस समास के, वाक्य में किसका काम करते हैं, क्रिया और विशेषण का, समस्त पद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रतिक्षण, अब शुरू हो गया आपका प्रतिक्षण, जैसे प्रतिक्षण, प्रतिदिन, है ना, ये हो गया प्रतिक्षण। प्रति भी क्या शब्द है, अव्यय। तुरंत देखते ही लगाओगे कौन सा समास, अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन। प्रति लग रहा है यहाँ पे भी, प्रतिदिन कौन सा समास हो गया, अवयवी भाव समास। अगला क्वेश्चन है जिस समास का में पूर्व पद गौण हो, उत्तर पद प्रधान हो, वह किस प्रकार का समास कहलाता है, यानी कि ऐसा समास जिसका पूर्व पद क्या हो, गौण, और उत्तर पद क्या हो, प्रधान, तो वो समास कहलाएगा आपका तत्पुरुष समास, जिसमें 6 प्रकार के समास होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा और समास का कौन सा भेद है। देश के लिए भक्ति, देश की भक्ति, देश पर भक्ति, या देश से भक्ति। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए भक्ति। और जो के लिए आता है कौन से कारक में आता है, संप्रदान, संप्रदान के लिए, तो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। अगला, विग्रह की दृष्टि से विकल्पों में कौन सा अनुचित है, यानी कि जो विग्रह कर रखा है नीचे, ठीक है, विग्रह का मतलब अलग अलग समास का, तो कौन सा अनुचित है, यानी कि कौन सा गलत है वो पता करनी है। वन में वास, जल की धारा, और अगला है चंद्र का प्रकाश, देश पर निकला, देश पर निकाला, या देश निकाला। यहाँ आ जाएगा देखो पर नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, देश से निकाला। यहाँ किसकी गलती है, से की। वन में वास, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश, और ये हो जाएगा देश से निकाला, यानी कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर डी, अनुचित का मतलब हो गया गलत। अगला क्वेश्चन है मतदाता, यानी मतदाता, मत का मतलब क्या होता है आपका, वोट, यानी मत को देने वाला, ठीक है। विभक्ति तोड़ोगे तो क्या हो गया, मतदाता, यानी मतदान करने वाला। तो कौन सा समास आ गया, तत्पुरुष का कारक विभक्ति आ रही है इसमें, ठीक है। मतदान को देने वाला उसे बोल सकते हैं, या मतदान को करने वाला, को आ रहा है तो तत्पुरुष समास। अगला है प्रेम सागर। प्रेम सागर, ठीक है, प्रेम के सागर या प्रेम के सागर, तो कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष, ठीक है। कारक विभक्ति में जिसको आप कर सको ब्रेक, वो उसमें कर लेना है, प्रेम सागर, यानी प्रेम के सागर, तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, मातृहंता, ठीक है, मातृहंता में कौन सा समास है। पहले तो मातृ का मतलब बताओ। मातृ का मतलब होता है माता, मातृ का मतलब हो गया माता, और हंता का मतलब क्या होता है हिंदी में, हिंदी में होता है हत्या, यानी माता की हत्या करने वाला। मातृहंता कौन हो गया, माता की हत्या करने वाला। तो किसका विच्छेद हो रहा है इसमें, समास का विग्रह हो रहा है। समास का विग्रह करने पे पता चला कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष, क्योंकि बीच में कारक विभक्ति आ रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, नीति निपुण। अगला क्वेश्चन है नीति निपुण। नीति निपुण में कौन सा समास है, तो इसका जो विग्रह करोगे
तो क्या हो जाएगा, नीति में जो है निपुण, नीति में निपुण, तो कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। ठीक है, ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। देखो हाँ, ये देखो, ये कुछ तत्पुरुष समास के क्या हैं, भेद हैं। कौन कौन से, जैसे तत्पुरुष समास हो गया आपका पहला, ठीक है, स्वर्ग कर्ता को, स्वर्ग को प्राप्ति, करण कारक, रोग से ग्रस्त, संप्रदान रसोई यानी खाने के लिए घर, रसोई के लिए जहाँ खाना बनता है, अपादान लोकों में उत्तर यानी कि लोकों में जो, लोकोत्तर यानी लोकों में जो है उत्तर। अगला श्रमदान यानी कि श्रमदान। अगला पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। ठीक है, तो ये सारे इनके क्या हैं, तत्पुरुष समास के ही 6 के 6 भेद हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखो अब डीप पूछ रहा है बिल्कुल, परीक्षा केंद्र। अब आपको बताना है 24 में परीक्षा केंद्र अपादान तत्पुरुष समास है या क्या। तो सबसे पहले परीक्षा केंद्र का मतलब क्या होता है, परीक्षा के लिए कौन सी विभक्ति आएगी बीच में, के लिए किस में आती है, अपादान अधिकरण, अधिकरण में पर हो गया, ये हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं। और संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, तो संप्रदान के लिए आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो रसोई घर, रसोई घर में कौन सा समास है। ठीक है, रसोई के लिए घर, के लिए आ रहा है तो सीधा कौन सा लगाओगे, कारक विभक्ति तत्पुरुष समास, रसोई के लिए घर। अगला सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करने वाले को क्या कहते हैं, सत्याग्रह। तो इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देशार्पण यानी कि देश के लिए अर्पण, के लिए आ रहा है तो कौन सा हो गया, सबसे ज़्यादा यही आता है, के लिए। ठीक है, अगला होगा पुत्र शोक। पुत्र शोक का मतलब क्या हो गया कि पुत्र के लिए शोक है ना भाई, पुत्र शोक हो गया, पुत्र के लिए जो शोक हुआ है, तो कौन सा समास आएगा, तत्पुरुष। बस यही मिलेगा, ज़्यादातर जो विभक्ति लग रही है तत्पुरुष, डीप तो बहुत ही कम चांस है जो पूछे, नहीं तो आपको अगर विभक्ति कोई लग रहा है तो तुरंत लगा देना तत्पुरुष समास। अगला राजनेता, राजनेता में कौन सा समास हो गया आपका, राज्य का नेता है ना, जो राज्य का नेता होता है उसे क्या बोलते हैं, राज्य नेता, तो समास हो गया ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त है कौन सा समास है, स्वर्ग प्राप्त का मतलब क्या है, स्वर्ग को प्राप्त, कहते हैं ना कि किसी के देहांत के बाद कि वो स्वर्ग को प्राप्त हो गई, यानी स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पे भी को विभक्ति आ रही है, कौन सा लगाओगे, तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा वातावरण। इसमें बताओ वातावरण, तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा, पंचम अव्ययी द्वंद्व कर्मधारय षष्ठी, यानी कि छठा तत्पुरुष समास कौन सा है, वो दे रखा है आपसे, वातावरण। तो क्या हो गया, वात का आवरण, वातावरण का मतलब क्या होता है, यानी बात, बात का आवरण। ठीक है, ये हो गया बात का आवरण। इसमें कौन सा समास हो गया, छठवां तत्पुरुष समास। ठीक है, तो विग्रह करने की बात जो आएगी, बात का आवरण, जो आपका छठा तत्पुरुष समास है वो आएगा। अब भी हो नहीं सकता, द्वंद्व है ही नहीं, कर्मधारय है, बन नहीं रहा। ठीक है, कई बार इसमें कंफ्यूज न कर दे, पांचवा छठा। नेत्रहीन, कौन सा शब्द समास है नेत्रहीन में, नेत्रहीन का अगर तुम मतलब वो करोगे तो क्या आएगा, नेत्र से हीन, यानी जो देख नहीं सकता, नेत्र से हीन, से विभक्ति आ रही है इसमें, तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले सम, राज्य का पुत्र, राजपुत्र क्या होएगा, राज का या राजा का पुत्र, का विभक्ति आ रही है, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में क्या हो जाएगा, पुरुषों में है जो उत्तम,
यानी पुरुषों में जो उत्तम है वो क्या है, पुरुषोत्तम। और कौन सा समास हो गया तुम्हारा, तत्पुरुष समास। जल पुरुष, जल पुरुष यानी जो जल पुरुष है, जल के लिए पुरुष या जल के पुरुष, तो इसमें भी जल पुरुष। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जल के लिए पुरुष या जल के पुरुष। जल पुरुष हो गया जल के पुरुष, तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जन्मांध्य, जन्म मांध्य। जन्म मांध्य का अर्थ क्या होता है, जो व्यक्ति किससे अंधा है, जन्म से अंधा है, उसे बोलते हैं जन्मांध्य। में कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास, जो है जन्म से अंधा। अगला क्वेश्चन है वज्रदेह। वज्रदेह, वज्र क्या है, वज्र का अस्त्र किसके पास था, भगवान इंद्र के पास। यानी जिस वज्र की देह, वज्र का देह यानी जिसका वज्र का शरीर है, तो कौन सा समास हो गया, वज्र का देह, तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गंगा जल, तो गंगा जल में कौन सा समास हो गया, गंगा का जल, कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुपुरुष, सु मतलब क्या होता है, सु का मतलब है, सुपुरुष का मतलब जो सबसे क्या है, सुंदर, यानी कि सुंदर है जो पुरुष, ठीक है। सुपुरुष, सुपुरुष यानी कि सुंदर है जो पुरुष। तो यहाँ तत्पुरुष नहीं होगा, सुंदर है जो पुरुष, जैसे कि नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात कर्मधारी है। अब शुरू हो जाते हैं आपके कौन से, कर्मधारी है, ठीक है। सुपुरुष, सुपुरुष में कौन सा समास हो गया, सु मतलब सुंदर, सुंदर है जो पुरुष, तो अर्थात कौन सा समास हो गया, कर्मधार्य। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कामधार्य, कर्मधार्य समास किस में है, यानी कि इनमें से किस में है। देखो पहला ऑप्शन है आपका काम चोर, यानी काम से चोरी करने वाला, तो कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास, ये नहीं है। पंचवटी, 5 आ रहा है इसमें, तो कौन सा हो गया, द्विगु समास। रोग पीड़ित, यानी रोग से पीड़ित, से विभक्ति आ रही है, ये भी नहीं हो सकता, बचा कौन सा, स्वर्ण अक्षर, स्वर्णा अक्षर, तो ये कौन सा समास हो गया आपका, कर्मधार्य, यानी कि अक्षर कैसे हैं, स्वर्ण से अक्षर हैं, तो कौन सा हो गया, कर्मधार्य। अगला है चंद्रमुख, मुखी होगा ये क्या हो जाएगा आपका, चंद्रमुखी, ठीक है। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समान है, यानी कि चंद्र जैसा मुख है, एक कल्पना करी जा रही है, तो क्या हो जाएगा, कर्मधार्य, ठीक है। तो इसमें चंद्र के समान है मुख जिसका, अर्थात चंद्रमुख। नील कमल, ये तो याद ही कर लो, जब भी आएगा एग्जाम में ज़्यादातर यही आएगा, नीला है नील कमल, तो क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल, यानी जो कमल नीला है, अर्थात कर्मधार्य समास। जिस समास के पूर्व पद कौन सा विशेषण, जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या हो, विशेष्य, तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य है, तो वो समास कहलाएगा कर्मधार्य समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है परमेश्वर, इसमें ये है परमेश्वर में कौन सा समास है, यानी परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, जहाँ ऐसी विभक्ति बननी हो, है ना, नरों में है जो उत्तम, है ना, जो ये कौन सा होगा, परमेश्वर, यानी परम है जो ईश्वर, यानी है जो, ऐसी कोई विभक्ति बन रही है तो वहाँ कर्मधार्य लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे नीलकंठ, नीलकमल, चरण कमल। अब देखो धक्का मुक्की, धक्का मुक्की में कौन सा समास है, यानी योजक चिन्ह आ रहा है बीच में, तुरंत लगा दो द्वंद्व, जहाँ पे भी ये योजक चिन्ह दिखे, ये वाला बीच वाला, तुरंत क्या लगा देना है आपका, द्वंद्व चिन्ह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। घास फूस, घास फूस,
देखो ऐसा शब्द है जब ऐसे ही बताए थे मैंने, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के द्वंद्व है। कभी कभी इस बीच वाले योजक चिन्ह का क्या रहता है, लोप। ठीक है, कभी कुछ और समास पढ़ बैठो, घास और फूस, या लग रहा हो घास या फूस, घास अथवा फूस, ऐसी जो विभक्ति का लोप होता है ये भी क्या होते हैं, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। यानी जिसके पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हैं तो घर में द्वंद्व तो होगा ही, फिर तो कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। यदि दोनों ही घर में प्रधान हैं तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, खान पान, यानी कि खान पान दोनों ही पद प्रधान है ना भाई, खाना भी अलग है, खान पान। यहाँ भी किसका विभक्ति है, लोप चिन्ह की, योजक चिन्ह का लोप है, खान और पान, तो कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व। अगर उसे लगा देता तो आप डायरेक्ट लगा देते द्वंद्व, थोड़ा सा हटके पूछता है, खान पान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा जिसे समुच्चय बोधक या अव्यय का लोप कर दिया जाए उसे क्या कहते हैं। जिसकी बात कर रहे थे हम, किसकी, लोप की। लोप यानी दोनों पद प्रधान हो, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक का मतलब ये योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह, इसका लोप है, वो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा बहुत, बताए थे ना द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, 3, देख लो। पहला होगा इत्येतर, दूसरा हो गया आपका वैकल्पिक, तीसरा हो गया समाहार। लिख लेना कॉपी में, ये किसके भेद हैं, द्वंद्व के। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है, 3, इत्येतर, वैकल्पिक और समाहार। अब पूछा थोड़ा बहुत, है तो द्वंद्व समास, योजक चिन्ह लग रहा है बीच में। ठीक है, स्टार बना दे रहा हूँ मैं इस पर, लिख लेना। ये बात शायद मैंने नहीं लिखवाई थी आगे। और पढ़ते हैं, इत्येतर द्वंद्व, वैकल्पिक और समाहार। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत में जहाँ समुच्चय बोधक अव्यय वा या अथवा का प्रयोग होता है ना और लोप होता है, जैसे कि थोड़ा बहुत, यहाँ क्या हो जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व। यहाँ जैसे थोड़ा बहुत ये बीच में अव्यय का बोध हो रहा हो, या का थोड़ा या बहुत या अथवा लग रहा हो। ठीक है, जैसे मैं बोलता सत्यासत, सत्यासत, तो वहाँ पे भी कौन सा होता, वैकल्पिक। यानी कि जहाँ हमारे पास ऑप्शन है या तो थोड़ा लेके आओ या बहुत लेके आओ, तो ये कौन सा हो जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व। एक ही क्वेश्चन था ये, इसमें लिख लेना फिर भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, धर्म धर्म, धर्म धर्म, यानी कि कौन सा समास हो गया, दोनों ही पद प्रधान है तो कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। इसे भी बना लेना, बहुत ज़्यादा चांस है इसके भी आने के। जब तक योजक चिन्ह रहेगा तो सब द्वंद्व लगाएंगे, लेकिन समझना तो वो है जिसमें योजक चिन्ह नहीं है। क्या हो गया, धर्मा धर्म, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगला हो गया माता पिता। देखो ऐसा देगा तो सब एक भी नहीं छोड़ने का, सारे क्या लगा के द्वंद्व। कोई छोड़ देगा क्या, फिर तो सबके नंबर बराबर आ जाएंगे, तो कुछ तो अलग पढ़ना पड़ेगा उनसे। अगला तिराहा, तिराहा में कौन सा समास है, तो कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, तिराहा नहीं, तिराहा। 3 आ रहा है ना आगे, 3 आ रहा है, 3 यानी संख्यावाचक कौन से होते हैं, दिगु। इसमें कौन सा हो गया, दिगु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब सारे दिगु के हैं, देखो तिरुभवन, इसमें तिरु क्या है, 3, जहाँ पे भी संख्यावाची दिखे क्या लगा दोगे, दिगु समास। अगला क्वेश्चन है नव रतन, यानी 9 रतन है तो 9 रतन वाले यानी 9 की संख्या आ रही है, 9 लगा दोगे कौन सा, दिगु समास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दिगु समास का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन में देख के बताना है आपको कौन सा दिगु समास का उदाहरण है। दशानन, भाई 10 तो यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। नीला पीला, ये हो ही नहीं सकता। सन्मार्ग, ये भी नहीं हो सकता। तिमाही, 3 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तिमाही, जो ब्याज पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ोगे आप तिमाही,
तिमाही का मतलब प्रत्येक 3 माह पर। और दशानन यहाँ 10 से नहीं है, किसका मतलब है ये, रावण। ठीक है, दशानन का मतलब यहाँ रावण से है। ठीक, यहाँ कौन सा हो जाएगा द्विगु समास, तिमाही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा यानी कि 3 रंगों वाला, कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। अगला हो गया अठकोना। देखो कैसे कैसे कंफ्यूज कर रहा है, अठकोना। अठकोने का मतलब है कोई ऐसी आकृति जिसमें 8 कोने हो। संख्यावाचक है, तुरंत क्या लगाओगे, द्विगु समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पंचामृत। अब आ गया आपका पंचामृत। पंचा का मतलब क्या है, 5, 5 अमृत। ठीक है, 5 संख्यावाची का बोध हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा समास, द्विगु समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है तिरुभवन में समास बताइए। तिरुभवन में समास बताइए। तिरुभवन में फिर वही कौन सा हो गया, द्विगु समास। तिरंगा हो, तिरुभवन हो, त्रिभुज हो। अब हो गया 31। 31 तो पढ़ लोगे सारे, हिंदी में लिख रहा है 31, कौन सा समास हो गया आपका, द्विगु समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर क्या है, 31, कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। आगे कौन सा है, मुरारिर। अगला क्वेश्चन है मुरारिर यानी मुराकारी। मुरी नामक मुरी कौन था, कहते हैं ना हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये भैया वो ही मुरारी हैं। ठीक है, मुरारी नाम का क्या था, एक राक्षस था, इतना तो नहीं पता होगा आपको, है ना। मुरारी नाम का क्या था, एक राक्षस। ठीक है, मुरारी नाम का एक राक्षस था। हरे मुरारी बोलते हैं ना, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये वो मुरारी है, यानी मुरा का अरी। मुरा का अरी, मुरा के अंत करने वाले को बोलते हैं मुरारी, यानी अर्थात भगवान कृष्ण। यानी जिस भी शब्द में भगवान की बात आए या किसकी बात हो रही है, भगवान कृष्ण की, तो वहाँ सीधे ही बहुव्रीहि समास लगा देना है। ठीक है, मुरारी। ठीक है, बस अब आगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पीतांबर। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, पीत यानी कि पीले, अंबर यानी कि कपड़े। अंबर यानी कि कपड़े या मुकुट, जो भी देखोगे तुम भगवान कृष्ण के क्या है, पीले। किसकी बात हो रही है, पीतांबर की। तुरंत लगाओगे कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। अगला है मीनाक्षी। इनमें से कौन सा समास है, मीनाक्षी। मीनाक्षी तो मछली का पर्यायवाची है। मीनाक्षी बोलते हैं मछली को, तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय, कर्मधारय समास। यानी हमारे हिसाब से मीनाक्षी में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। यानी मीनाक्षी जिसकी मछली जैसी आंखें हैं, वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला मीनाक्षी ये क्या है, अच्छा ये ओहो, देखो ये क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ हुई होगी इसमें पक्का। देखो ये है मीनाक्षी, ठीक है, ये हो गया मीनाक्षी। मीनाक्षी में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ही समास है। अच्छा सुनो, हाँ, यदि मीनाक्षी को विग्रह करने पर मीन मछली की सामने वाली आँख के रूप में किया जाए तो कर्मधारय समास होगा। यदि मीनाक्षी को विग्रह कर मीन मछली के समान आँखों वाली विशेष स्त्री के रूप से किया जाए तो यह बहुव्रीहि होगा। लेकिन यूपी पीआरबी यानी कि यूपी पुलिस ने पुस्तिका में सी और डी दोनों को उत्तर माना था, उससे पहले सी था। ठीक है, कुछ बच्चे केस वगैरह कर देते हैं, तो आप तो अब भी सही थे। इसका ध्यान रखना, मीनाक्षी का मतलब होता है मछली जैसी आंखों वाली। तो अब ध्यान कर लेना, दोनों ही समास है इसमें, पिछली बार दोनों को सही माना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बार मछली की आंख है, एक बार किसी स्त्री से तुलना कर रहा है मीनाक्षी। अगला क्वेश्चन है
पवनासन, पवनासन। अब हो गया भाई साहब आपका अगला पवनासन, यानी कौन, पवन को खाने वाला, पवन को खाने वाला अर्थात क्या हो गया, सर्प। पवन को खाने वाला कौन है, सर्प, यानी कि सांप। यानी किसकी बात हो रही है, बहुब्री समास की। पवनासन बहुब्री समास। अगला दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है, दीर्घ बाहु यानी कि जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, दीर्घ बाहु यानी बड़ी भुजाओं वाले अर्थात विष्णु जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दीर्घ बाहु, अगला क्वेश्चन है अद्वितीय, यानी कि अगला क्वेश्चन है हमारा अद्वितीय। अद्वितीय में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्री, यानी कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय का मतलब है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो कौन हो सकते हैं, भगवान। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन त्रिलोचन। हाँ यहाँ आ जाओ, देखो इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउट में हैं। इसमें क्या दे रखा है, ये होगा त्रिलोचन। त्रिलोचन की बात कर रहे हो तो 3 भी आ रहा है। इसमें कौन सा समास है, ऑप्शन में भाई साहब ने बहुब्री भी दे दिया और द्विगु भी, तो लड़ाई तो होनी थी। अब देखो क्या कह रहा है, त्रिलोचन शब्द में बहुब्री और द्विगु दोनों ही समास है। त्रिलोचन का विग्रह करने पर 3 लोचन का समूह के रूप में किया जाएगा तो होगा आपका द्विगु समास। किंतु यदि त्रिलोचन का विग्रह 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव के रूप में किया जाएगा तो होगा बहुब्री समास। लेकिन परीक्षार्थी में यूपी में क्या माना था, ए। देखो भाई अब तुम्हें तो यूपी पुलिस का पेपर देना है तो अकॉर्डिंग किसके चलना है, पुलिस के। अब त्रिलोचन में 3 को भूल जाओ, 3 आँख हैं जिसकी अर्थात शिव, कौन सा समास हो गया, बहुब्री। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, त्रिलोचन में बहुब्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो बहुब्री समास जिनका अर्थ शिव से होता है, कभी पेपर में आ जाए तो देखो शूलपाणी, शूलपाणी, इंद्र शेखर, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इंद्र शेखर। अगला हो गया चंद्रचूड़, हमारे जस्टिस भी हैं एक DY चंद्रचूड़। अगला हो गया चंद्रमौली, इधर हो गया पंचानन। अगला हो गया महेश्वर। अगला हो गया पशुपति। अगला हो गया नीलकंठ, आशुतोष। देखो नीलकंठ वहाँ पे भी पढ़ा होगा आपने, कर्मधारय में भी। इनमें सिर्फ इतना अंतर है, यदि नीलाकंठ अर्थात शिव के विग्रह करने पर बात शिव की करोगे तो बहुब्री है, और जब ऐसे पढ़ोगे नीला है कंठ जिसका, तो वो तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कुछ भी, तो वहाँ आ जाएगा आपका कर्मधारय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर गिरधर। गिर का मतलब क्या हो गया, पर्वत। धर का मतलब धारण करना, यानी कि जिसने अपने हाथों पर पर्वत को धारण कर लिया था अर्थात भगवान कृष्ण। तो समास कौन सा हो जाएगा गिरधर में, बहुब्री समास। गिरधर कौन सा समास, बहुब्री समास। अगला क्वेश्चन है नीलकंठ। अब देखो ऑप्शन में बहुब्री पूछा है, देखो कहीं पे कर्मधारय दिया है, क्योंकि बहुत कम केस में हो जाती है गलती, लेकिन ऑप्शन धरने में अगर कर्मधारय होता तो कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ कर्मधारय नहीं है तो देखते क्या लगा दोगे, बहुब्री समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नीलकंठ। यहाँ दोनों हैं भाई, 72 नीलकंठ। तो यहाँ कई बार दोनों क्वेश्चन में नीला है कंठ जिसका, बहुब्री पढ़ रहे हैं तो कौन सा लगाएंगे, बहुब्री समास या नील कमल। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दशानन। 10 सिरों वाला, अभी हमने पढ़ा था 10 सिरों वाला कौन है, अर्थात रावण। किसकी बात हो रही है, बहुब्री समास की। अगला जिस समास के दोनों पद प्रधान, दोनों पदों के मध्य में एक विशेष यानी तीसरा अर्थ का बोध होता है, किस प्रकार का समास कहलाता है। यानी कि
जब दोनों पद के मध्य में एक विशेष तीसरे का अर्थ, यानी कि दो पद हैं जिनके मिलने से किसी एक नया अर्थ निकला है, जैसे कि आपने भी पढ़ा था 10 आनन, यानी 10 सिर वाला, दोनों तो उनका अर्थ हो गया 10 और सिर। अब बात तीसरे अर्थ की निकल के आ रही है, जैसे रावण। तो ये समास कौन सा पढ़ रहे थे हम? बहुब्रीहि समास। इसकी डेफिनेशन ही आपसे पूछ ली गई।